सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो लोकार्पण, भूमि पूजन और आम सभा सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री आज जांजगीर चांपा सर्किट हाउस से सुबह 11 बजे प्रस्थान करके पेंड्रा पहुंचेंगे। वहां से करीब 12:15 बजे गौरेला ग्राम पंचायत जोगीसार पहुंचेंगे, जहां वे नरवा स्टाफ डैम का निरीक्षण करेंगे। साथ ही महिला स्व सहायता समूह से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे विकासखंड मरवाही के ग्राम दानी कुंडी पहुंचेंगे। वहां कई विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ अलग अलग योजनाओं में सामग्री और चेक वितरण करेंगे। साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 2:15 बजे दानी कुंडी में विविध सुविधा सह मूल्य संवर्धन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद संगठन प्रमुख, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, युवा प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे दानी कुंडी से रवाना होकर 5 बजे रायपुर लौट आएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का आज अहम दौरा, बिलासपुर संभाग के दौरे पर, और आज गौरेला पेंड्रा मरवाही का दौरा करेंगे। बात करेंगे रायपुर से ही एक और अहम खबर की। आज भुवनेश्वर रवाना हो जाएंगी डी पुरंदेश्वरी। 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर वो थी और कल महासमुंद में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी और इस वक्त पार्टी को मजबूत करने पर जोर दे रही। तो आपको बता दें कि बहुत अहम दौरा था डी पुरंदेश्वरी का। हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, आज गौरेला पेंड्रा मरवाही का सीएम भूपेश बघेल का दौरा है, ऐसे में वहां क्या कुछ सौगात दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। साथ ही आज बीजेपी की जो प्रभारी हैं वो यहां से अगर गई हैं तो किस तरीके की रणनीति बनाकर गई हैं और किस तरीके से बीजेपी को आगे वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए और तमाम तरीके से बूस्टअप करने के लिए उन्होंने नसीहत दी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सबसे पहले बता दो, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा का दौरा उन्होंने किया, तो आज पेंड्रा गौरेला मरवाही का दौरा करेंगी। तो लगातार देखने को कहा जाए तो सरगुजा संभाग और उसके बाद अब बिलासपुर संभाग का कल लगातार उनके दौरे हैं और कहीं ना कहीं विकास कार्यों की सौगात देते जा रहे हैं। वो खासकर 2 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। एक तो गौठान को लेकर जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी योजना जो नरवा गरुआ बाड़ी है उससे जुड़ा हुआ एक गौठान का मामला है और उसको कहीं भी उसमें लापरवाही नहीं बरतना चाहते और इसीलिए जो विकास कार्यों की सौगात है उसमें गौठान का निरीक्षण सबसे प्रमुख रहता है। और साथ ही साथ एक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल भी अलग अलग जगह खोली जा रही है, उसको लेकर भी उनकी योजनाएं हैं। तो और इसके अलावा जो विकास को लेकर तमाम दूसरी योजनाएं हर जिले के हिसाब से अपनी अपनी जो उनकी उम्मीदें रहती हैं उसके हिसाब से वहाँ विकास कार्यों की सौगात देते आ रहे हैं वो। और इसी सिलसिले में आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे और जिस प्रकार से उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी उसके बाद से लगातार मरवाही में विकास की सौगात देते आ रहे हैं। तो ये एक उनका प्रमुख दौरा रहेगा और वहाँ पे भी करोड़ों रुपए के विकास की सौगात वो आम जनता को देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी जो प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा था और 3 दिन के इस दौरे में उन्होंने कई बैठकें ली हैं, न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि दूसरे जिलों में जाकर भी वहाँ जिले की इकाई से आखिरी तबके के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है, चर्चा की है। और कुल मिलाकर जो देखने को मिला है कि कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में रिचार्ज करने के लिए अभी से उन्होंने योजना बनाई है, उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है।
प्रोग्राम बना के दिया गया कि किस तरीके से आने वाले समय में हर जिले को प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है और सरकार की जो विफलताएं हैं उसको लेकर हल्ला बोलना और साथ ही साथ आम जनता तक सरकार की विफलताओं को पहुंचाना है। तो ये दो प्रमुख रूप से एजेंडे थे जिसमें डी पुरंदेश्वरी का जो दौरा रहा है, क्योंकि कई मायने में ये भी देखने को मिला कि कुछ कुछ जगह नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो उसको भी उन्होंने आखिरी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उसको भी दूर करने की कोशिश की है। और एक स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है कि यदि 2023 में चुनाव जीतना है तो मिशन मोड में काम करना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा, और इसी रणनीति के तहत उन्होंने कार्यक्रम बनाकर सभी जिले की इकाइयों को और प्रदेश की इकाइयों को दिया है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो सीएम भूपेश बघेल का अहम दौरा है और जैसा कि गौरेला पेंडा मरवाही को वो पहले भी सौगात देते रहे, इस बार फिर उम्मीद है कि करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर सकते हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की अहम खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री शहर को 500 करोड़ की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहीं पर वे नवनिर्मित पेरिशेबल एयर कार्गो का लोकार्पण करेंगे। पेरिशेबल कार्गो से किसान और यहां उद्यमियों को अपना माल देश विदेश में पहुंचाने में बड़ा फायदा होगा। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शालिनी, कितना अहम है आज सीएम शिवराज का दौरा? देखिए राहुल, एक बड़ी सौगात जो है वो आज देने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उससे भी ज्यादा खास कि 7 घंटे के भीतर वो 500 करोड़ के जो विकास कार्य है उसकी सौगात आम जनता को देने वाले हैं। देखिए, इसको अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से कई ऐसे प्रोजेक्ट जो थे वो अटके हुए थे। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात और इन सौगातों के माध्यम से बहुत सारा जो आने वाले दिनों में विकास कार्य है वो शहर के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारे विकास कार्यों के साथ वो शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के वहीं पे सबसे पहले वो कार्गो हब का शुभारंभ करेंगे और पहली जो टिकट है वो खरीदेंगे, और इसी के साथ जो सामान का वितरण है वो एक जगह से दूसरे देश करना अब आसान हो पाएगा जी। इसी के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भी 5 साल का जो रोड मैप तैयार किया है, भले वो नगर निगम हो, प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, उसको लेकर पूरा रोड मैप को समझेंगे। और पीतमपुर योजना के तहत जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर 96 करोड़ की जो राशि है उसका वितरण भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे खास क्योंकि सावेर विधानसभा में जो जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट, वो भारी मतों से जीते थे, तो ऐसे में एक धन्यवाद पेशी भी वो करेंगे और इसके लिए वो वहां पर जाएंगे, सभा लेंगे और आम जनता के बीच रूबरू होकर धन्यवाद पेशी करेंगे। इसके साथ ही वो उद्योगपतियों के साथ भी आज मुलाकात करेंगे और शाम को नगर निगम का एक बड़ा कार्यक्रम भी है जिसमें पिपलाहाना ओवरब्रिज का जो लोकार्पण है वो भी शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगा। चलिए, तो दौरे पर नजर बनाए रखिएगा शालिनी। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक ली और इसमें सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका लागू करने के साथ ही मंत्रियों को सुशासन की बारीकियां भी सिखाई। बैठक में सबसे पहले गृह विभाग से प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। इसके बाद हर विभाग का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। बैठक 9 घंटे से ज्यादा चली। सीएम ने मंत्रियों को 5 साल के दीर्घकालीन रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। बैठक खत्म होने के बाद सीएम ने कहा कि कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलाल सक्रिय हो जाते हैं, हमें इन दलालों से बचना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए एक ऐसा कार्य हो कि 1 साल के बाद मध्य प्रदेश को बधाइयां मिले। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के लिए विभागवार एक्सरसाइज कर अच्छे कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। वहीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की चर्चा सकारात्मक रही। मंत्रियों को विभाग को लेकर कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मुख्यमंत्री 7 दिन में 2 बार मंत्रियों से चर्चा करें। एक समान रूप से काम आने वाले विभागों को लेकर मंत्रियों के समूह के गठन का ऐलान भी किया है। सारगर्भित सारी बातचीत है, सभी को अच्छा लगा। वर्तमान में अभी काफ़ी लंबे समय से वर्चुअल कैबिनेट हो रही थी, अब एक्चुअल
आपके सामने। निर्भर मध्य प्रदेश बनाने के जो निर्धारित आयाम है उसमें हमने 4 विषय पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा विषय है कि हम हमारे छात्रों को उचित और श्रेष्ठ चिकित्सीय शैक्षणिक व्यवस्था दें। राजधानी भोपाल में एक बड़ा रिसर्च सेंटर जो मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा होगा उसको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हमारी बात चल रही है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग के मीनाक्षी नगर स्थित निवास में जिले के आईजी, एसपी, एएसपी समेत तमाम बड़े अफसरों की बैठक बुलाई। उन्होंने इस बैठक में जिले में होने वाले अपराधों और उनके रोकथाम के प्रयास की जानकारी ली। साथ ही खुड़मुड़ा हत्याकांड की अपडेट भी आईजी विवेकानंद सिन्हा और एसपी प्रशांत ठाकुर से ली। इस बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बहुत जल्द खुड़मुड़ा हत्याकांड सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान तेज करने की बात कही। पुराने प्रकरणों की भी जानकारी मैंने लिया कि उसमें कार्यवाहियां कहाँ तक हुई, जांच का, अरेस्ट का, छूटने का। खुड़मुड़ा वाली बात जहाँ तक है उस पर टीम लगी हुई है, काम चल रहा है। इसमें अभी कुछ कहने वाली बात नहीं है। गोपनीय तौर तरीके से वहाँ पर लोग लगे हैं और काम कर रहे हैं। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच विवाद गर्मा गया है। मामले में प्रदेश कांग्रेस ने जांच के निर्देश देते हुए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। जांच समिति से 3 दिन के भीतर जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। सोमवार 4 नवंबर को सीएम के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन पर शहर विधायक शैलेश पांडे ने बदसलूकी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति पर तैयब हुसैन पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे और इसी दौरान विधायक शैलेश पांडे ने उन्हें बधाई देते हुए ये कह दिया कि वो चाहते थे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए किसी नए को मौका मिले और उनका इससे बड़े पद पर प्रमोशन हो। इससे नाराज ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में नए को मौका मिले। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में बीच बचाव किया। विधायक ने मामले की शिकायत प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, चंदन यादव, सीएम और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से की है। कांग्रेस में इस तरह के विवाद सार्वजनिक रूप से ये उनकी परंपरा और संस्कृति रही है। फिर भी मेरा मानना है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बिलासपुर की घटना की जांच करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें चुन्नीलाल साहू, पूर्व विधायक अकलतरा, कन्हैया अग्रवाल, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस, और पीयूष कोसरे, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस को सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी माफिया कैंपेन की जद में अब रसूखदार वीआईपी लोग भी आने लगे हैं। सागर के रैली विधानसभा के विधायक और सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री के गढ़ाकोटा स्थित घर के बाहर का अतिक्रमण प्रशासन ने तोड़ा। मंत्री के बंगले के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को देखने के लिए भारी हुजूम जमा हो गया। सुरक्षा से मिली बड़ी खबर का, जहां पर जामनी नदी पुल पर अनियंत्रित होकर ओमनी कार नदी में जा गिरी, जिसमें सवार 4 लोगों में एक महिला सुरक्षित बाहर निकली, लेकिन उसके साथ एक 10 साल की बच्ची और उसके पति की मौत हो गई और उसके 6 वर्षीय बेटे की तलाश अब भी जारी। हृदेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हृदेश, बड़ा ही दुखद और बड़ा ही दर्दनाक हादसा, फिलहाल क्या अपडेट, बच्चे की क्या खबर? देखिए, तो जो ये ओमनी कार है, ये कल ओरछा से ये लोग जा रहे थे और अपने घर पृथ्वीपुर जा रहे थे। जैसे ये जो जामनी नदी है उसका ये जो पुल है, ये बहुत ही सकरा पुल है और इस पुल से जैसे ही वो गुजरे तो उनकी कार अनियंत्रित हुई और पानी में जा गिरी। जैसे तैसे करके जो महिला है वो बाहर निकली, वो पुल पर आई और एक पास में जो पुलिस की चौकी बनी हुई है, सेवारी चौकी, वहां पहुंची। उसने सारी घटना को बताया। वहां मौजूद जो पुलिस का स्टाफ था उसने तुरंत ओरछा सूचना दी। आनंद फानंद में पूरा स्टाफ, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा और जो ये ओमनी कार है इसकी तलाश शुरू हुई। क्योंकि
ये जो पुल है ये कोई इसके लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसे जो बड़े बड़े हादसे हैं वो होते रहते हैं। करीब 30 वर्ष पहले एक बस भी इसमें जा गिरी थी जिसमें करीब 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और जो आए दिन बाइक सवार हैं उनका तो आए दिन गिरना इस पुल से होता रहता है। और जो 2 वर्ष पूर्व एक बस गिरी थी जिसमें कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन जो सवारी थी कई सवारियों को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, गंभीर चोटें लगी थी। और चूंकि इतने साल हो चुके हैं उसके बावजूद भी इन पुलों का ना बन पाना बड़ा ही दुखदायी है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई बार हादसे हुए और हादसे के बाद भी प्रशासन अगर सबक नहीं लेता है और इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो आखिर ये तय जिम्मेदारी किसकी है ये भी तय करना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हृदय आपका। बढ़ते आगे, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे लगभग 1500 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक की है और इस मामले में डीआरआई की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई इस कार्रवाई ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इतनी बड़ी खेप की जानकारी उन्हें कैसे नहीं मिली। डीआरआई के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस ट्रक में ये गांजा ले जाया जा रहा था वो आंध्र प्रदेश में पंजीकृत है और जानकारी के मुताबिक ये गांजा आंध्र प्रदेश के अरकू वैली से महाराष्ट्र के रहता ले जाया जा रहा था। डीआरआई के अधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी आरोपियों ने गांजे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बीच में दबाकर और छुपाकर रखा था, जिसकी वजह से इसे पता करना बहुत मुश्किल था। इंदौर पुलिस ने देश की सबसे बड़ी ड्रग्स सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 70 किलोग्राम MDA सिंथेटिक ड्रग की खेप को जब्त किया जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 70 करोड़ रुपए है। पुलिस ने हैदराबाद के बड़े ड्रग पेडलर वेद प्रकाश व्यास और उसके ड्राइवर मांगी वेंकटेश को ड्रग्स सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया और इन 2 आरोपियों के साथ ही पुलिस ने मंदसौर के रहने वाले दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और चिमन अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों अग्रवाल बंधु वेद प्रकाश व्यास से ड्रग्स लेने के लिए आए थे। पुलिस को आशंका है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स देश के विभिन्न शहरों के अलावा साउथ अफ्रीका पहुंचाया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी लगातार इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम की जिस तरह समीक्षा की है और लगातार जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं उस कड़ी में देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। और यह जो 70 करोड़ रुपए का जो पूरा ड्रग जिस तरीके से मिला है यह न सिर्फ यहाँ का बल्कि पूरे देश के अगर सबसे बड़े जो इस तरह के सीजर्स है उनमें से एक है। अभियान चल रहा है और लगातार ड्रग्स पे जो काम हो रहा है उसी में आज मध्य प्रदेश पुलिस में इंदौर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है। हमने कहा था हमारा कहना कोई भी कहना नहीं होता है, करना होता है। हमने क्या था ड्रग माफिया की कमर तोड़ देंगे। आज इंदौर के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसी का एक परिणाम। हमने कहा था भूमाफिया की कमर तोड़ेंगे, जो कार्रवाई चल रही है उसी का परिणाम। अब हम बहुत जल्दी सहकारिता माफिया जो गरीबों के प्लॉट खरीद लेते हैं और सहकारी वाले नहीं देते हैं उन माफियाओं को भी चेता रहे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। बढ़ते आगे, रायपुर के MMI सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बागडोर फिर से पुराने सदस्यों के हाथ में आ गई है। MMI राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के नामी अस्पताल में शामिल है। पिछले दिनों अस्पताल के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने इस पर कब्जा करने की नीयत से पुराने सदस्यों को प्रबंधन से बाहर कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल की बागडोर अब फिर से पुराने सदस्यों के हाथ में आ गई है। राजधानी रायपुर के MMI अस्पताल में एक बार फिर से लोगों को
बेहतर और सर्वश्रेष्ठ सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाएं मिलने लगेंगी। मजबूत प्रबंधन और इलाज की बेहतरीन व्यवस्था से इस अस्पताल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला संचालक मंडल बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से बहाल हो गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में एमएमआई ट्रस्ट के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने के बाद सुरेश गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल में पिछले कुछ समय में आई कमियों को दूर करने और एमएमआई में बेहतरीन इलाज करवाने के लिए एक बार फिर से विश्वास बहाल करने पर होगी। न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, ये एक बार फिर साबित हो गया। जिन संचालक मंडल के सदस्यों को कुछ संचालकों ने जबरदस्ती बाहर किया था, उन सभी को दोबारा बहाल किया गया है। आज की मीटिंग में हमने यही सभी ने कहा कि ऐसे लोगों को संस्था में रख के संस्था का हित नहीं हो सकता। अभी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला आम सभा में किया जाएगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विचारों का मतभेद जो है उसको बैठ के सलटाओ। इस प्रकार का कोई चीज़ की आड़ लेके किसी की इज्जत पर हाथ मत डालो। ये सवाल यहाँ पे कोई डायरेक्टरशिप में कोई पैसा मिलता नहीं है, देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते हैं या उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है। जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनके इस मंच से, खुले मंच से आलोचना करता हूं कि ऐसा वो ज़िंदगी में दोबारा ना करें। सम्मान रहेगा तो सब कुछ है दुनिया में। हमने सम्मान की लड़ाई लड़ी और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने उस पर अपने दस्तखत किए। हमें बहुत खुशी है कि आज सत्य की विजय हुई है। एमएमआई ट्रस्ट और इस संस्थान में अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले राम अवतार अग्रवाल के मुताबिक कुछ सदस्यों ने जबरदस्ती संस्था पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने शासन को भी गुमराह किया। इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से बिलासपुर उच्च न्यायालय को 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश मिले। रोजाना सुनवाई करते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी को अपना आदेश दिया, जिसमें सभी पुराने सदस्यों को बहाल कर दिया गया। ये जो माननीय गौतम भादुड़ी की अदालत से बिलासपुर से 4 तारीख को फैसला आया है, ये फैसला इस संस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जो संस्था के सदस्यों का मान सम्मान खराब किया गया था, वो मान सम्मान पुनः मिलेगा। बिलासपुर न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए दोबारा बहाल संचालक मंडल ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। इससे न सिर्फ ट्रस्ट का काम बेहतर होगा, बल्कि अस्पताल को लेकर लोगों के मन में जो गलतफहमी पैदा होने लगी थी, वो भी अब जल्द दूर होगी। लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा एक बार फिर उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही कुछ सदस्यों ने मांग की कि जिन लोगों ने संस्था को बदनाम करने की कोशिश की, वो अब माफी मांगे। अच्छी सूचना है कि जिस संस्था को रायपुर शहर के गणमान्य नागरिकों ने बनाया था और जो सब उसके संचालक थे, आज उन सबको सम्मान मिला है। पुनः क्षेत्र को नई व्यवस्था और नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। जिन्होंने ये काम किया है वो सभी सदस्य से माफ़ी मांगे, तभी उचित रहेगा और उनके लिए हित में भी रहेगा, संस्था के हित में भी रहेगा। और दुर्भावनापूर्वक अपना मन हटा लें और सबको साथ मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति में आगे आएँ, तभी साथ चल पाएंगे, अदरवाइज उनके हित में नहीं है। ये कुल मिला के ये 5-7 लोगों की कहानी थी। उनका क्या निहित स्वार्थ था ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ था। यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। एंड अंततः जो हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, वो उससे हमारे न्याय के प्रति और विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। संस्था के हित में बहुत अच्छा फैसला हुआ, क्योंकि हम मेंबरों का इससे जो कोर्ट ने जो हमको फैसला दिया है उससे हमारा सम्मान वापस मिल गया। उन्होंने तो हमको इस यहाँ से मेंबरशिप से निकाल दिया था, वो वापस हमारी मेंबरशिप बहाल हो गई, ताकि हम अब इससे अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएंगे संस्था की। अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी विवाद और स्वयंभू कार्यकारिणी के फैसलों के चलते डॉक्टर्स पर भी खासा असर पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टर्स 2 गुटों में बंट गए थे, लेकिन बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक बार फिर सब कुछ बेहतर होने का विश्वास जागा है। काम संभालने के बाद प्रबंधन के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ये अस्पताल जल्दी ही बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स की टीम छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा में तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।